चंद बरस कबल पोश इलाकों में डांस पार्टियों से मुतारुफ होने वाली मंशियात आइस की तालीमी इदारों तक रसाई के बाद उसकी रोकथाम के लिए इकदामात। गिरफ्तार मुल्जिमान से मिलने वाली मालूमात में अहम इंकशाफात सामने आए। मंशियात की सप्लाई समाजी राब्ते की वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन भी फरोख्त की जाती है। रवां बरस मंशियात के इंसदाद के लिए रेंजर्स, पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एक्साइज और कोस्ट गार्ड समेत दीगर इदारों की जानिब से कार्रवाइयों में तेजी देखी गई। सैकड़ों की तादाद में मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए और मंशियात की भारी मिकदार बरामद की गई। यूं तो भारतीय और मुकामी तौर पर तैयार करदा गुटखा, मेनपुरी और मावे की तैयारी व फरोख्त पर बरसों से पाबंदी आयद है, लेकिन पिछले एक बरस के दौरान खुसूसी तौर पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से की जाने वाली ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से इस धंधे में एक हद तक कमी आ गई है और अगर इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुआशरा गुटखे और मावे से पाक हो जाएगा। दूसरी जानिब देखा ये जा रहा है कि अक्सर मुनज़्ज़म जराइम के पीछे पुलिस का ही हाथ निकलता था। ताहम पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया, जिसके तहत तहकीकात के बाद कई पुलिस एहलकारों को सख्त सजाएं दी गयी, जबकि बाज अफसरान समेत एहलकारों को मुलाजमतों से बरतरफ किए जाने जैसी संगीन सजाएं भी दी गयी, जिससे महकमा पुलिस में भी बतदरीज बेहतरी आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची पुलिस ने रवां बरस गुटखा, मावा बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजमूई तौर पर 6500 से जायद मुकदमात दर्ज करते हुए इस धंधे में मुलव्विस 8000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 250 टन से जायद गुटखा जब्त किया है। प्रोग्राम नई बात के लिए रजब अली, नियो न्यूज, कराची। रजब अली की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मसला ये है कि कराची के अंदर गुटखा, मावा, मेनपुरी, इन सब चीज़ों को भी बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ कराची में एक और बड़ा नशा जो पिछले 2-3 साल के अंदर आया, जो कराची के पोश इलाकों के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर किया जा रहा था, आइस और क्रिस्टल का नशा। इन दो चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमारे साथ SSP साउथ कराची इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो साहब होंगे। उनसे पूछेंगे कानूनी तौर पर इन सारी चीज़ों के ऊपर ताकीद क्या है, कार्रवाई क्या है, क्या सज़ा हो सकती है, और वालिदैन को भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर है तो वो कितनी कानून की वायलेशन है कि जिसके नतीजे में उसको सज़ा हो सकती है। बहुत शुक्रिया तारिक धारेजो साहब आपका वक्त का। गुटखा, मावा, कराची पुलिस ने इसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। फेसबुक के ऊपर भी स्टेटस हमारे अपने दोस्त ही डाल रहे हैं कि जी कराची में बहरान पैदा हो गया गुटखे और मावे का। तो सबसे पहले तो पुलिस को मुबारक हो कि उसने बड़ी संजीदगी से इसको लिया है। क्या होता है बुनियादी तौर पर कानून अगर गुटखा और मावा किसी के पास से निकल आए, और क्या ये मंशियात के ज़मरे में आता है? किस कानून के तहत मंशियात के ज़मरे में आता है? देखिए, एग्जैक्टली तो मंशियात के ज़मरे में ये नहीं आता, और इसको जो है पहले जो है सिर्फ़ और सिर्फ 188 की 144 का बैन लगा हुआ था सेक्शन अंडर 44 के तहत, 144 के तहत, तो उसकी 188 में इसकी सज़ा है, तो उसके तहत कार्रवाई होती थी। अब जो है क्योंकि अभी एक कोर्ट एक समझे कि एक कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, जिसमें कि पहले प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा कि 337J जिसमें है कि कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजनिंग, तो वो हम सेक्शन लगा रहे थे, तो उसमें काफ़ी जुडिशल मजिस्ट्रेट्स उसको कबूल कर रहे थे, कुछ नहीं कबूल कर रहे थे, को वो करते मिला जुला रुझान आ रहा है, मिला जुला, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि 188 में सिर्फ और सिर्फ 200-400 रुपये का जो है वो उनको फाइन होता था, और उसके बाद दोबारा ये कारोबार भी शुरू कर दिया। 200-400 रुपये के फाइन, 500-1000 उसके बाद ये होता था, यानी कि कानून में सकम था। बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें बड़ा था। अब जबकि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लेंदी डिटेल जजमेंट दे दी है, जिसमें कि उन्होंने पूरे वजह के साथ लिखा है कि इसको ये 337J उस ज़मरे में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये गुटखा, मावा, ये ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो वो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो पॉइजनस ही होता है, और उसको आदमी को पैरालाइज ही कर देता है। तो इसी वजह से जो है अब, लेकिन अब ये हमारे उस ज़मरे में आ गया है कि हम इसको लीगली उसको बैटल कर सकते हैं, लीगली फॉलो कर सकते हैं। पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाते तो उसी टाइम उनकी ज़मानत हो जाती थी, सख्त ज़मानत, और उस अब क्या है, अब तो ये देखें इसके ऊपर हो गई है सख्ती, तो कोई सख्त तादीब होगी तो हुआ होगा। अब तो ये बिल्कुल एक ट्रायल की तरह चलेगा, एक ट्रायल जिसमें अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट है 337J के तहत, जिसमें कि कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजनिंग। तो ऐसे समझिए कि ये ऐसा ही है जैसे आप किसी को पॉइजन जहर दे रहे हैं। अच्छा, आपने पॉइजन की बात की तारिक साहब,
तो इसका जो मयार होता है, ये गुटखा एक तो आता किस तरीके से है कराची में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लत है लोगों को। लत इसलिए है कि ये हर दूसरे चौथा नौजवान खा रहा होता है और नौजवान ये कहते हैं कि इसके बगैर शायद हम काम नहीं कर सकते। अब हो रहा है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये पॉइजनिंग के ज़मरे में कैसे आता है, इसमें जाहिर है कि पुलिस की पूरी रिसर्च होगी, पुलिस ने छापे मारे होंगे, इसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ी होंगी। तो एक तासुर ये है कि हिंदुस्तान से आता है, अगर हिंदुस्तान से आता है तो स्मगल होकर आता है, और अगर इसकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं तो कितनी वो पॉइजनिंग है, कितनी ख़राब है, कितना उसके अंदर क्वालिटी क्या है इस गुटखे की। देखिए इसके 3 सोर्सेज हैं। एक तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इंडियन, जो हाई क्वालिटी है, मिसाल RMD हो गया, ये दूसरे हो गए, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये इंडिया से आते हैं स्मगल। तो कोई अलाउ है पाकिस्तान में? नहीं, अभी नहीं है। अभी ये जो भी चीज़ आ रही है वो इलीगल मीन्स स्मगलिंग के थ्रू आ रही है। दूसरा सोर्स है लोकल फैक्ट्रीज जो है, ठीक है, जो कि समझे कि उस जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो नहीं बना रही, लेकिन तो उससे काफ़ी कम करके बना रही है, लेकिन थोड़ी कुछ आप समझे कि उसमें आ रही है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। तीसरा जो सोर्स है वो लोकल टेक्नीशियन है, जो कि समझे कि पान बनाते थे पहले, वो उस धंधे में आ गए, उन्होंने उसके जो है इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। सुपारी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, और थ्रू आप समझे कि हमारा जो पोरस बॉर्डर है थ्रू चमन भी हो रही है। कुछ पहले बहुत बड़ी खेपें जो हैं वो कस्टम्स से भी पकड़नी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी चीज़ पोरस ही है, कहीं कभी कभार निकल आती है। तो उस ये और लोकल जो सबसे ख़तरनाक है, देखें उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फिर जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो इंडियन गुटखा यूज़ कर रहे हैं, जो बीच वाले मिडिल क्लास उसके वो लोकली जो मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन जो बिल्कुल पॉवर्टी वाला रीजन एरिया ना, वो मावा गुटखा वो यही का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें, और उसमें आप समझिए कि इतने गंदे गंदे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं जो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसमें केमिकल्स बेतहाशा यूज़ हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो होता है उसमें समझिए चूना भी हो रहा है, उसमें स्पिरिट्स भी हो रही हैं, डिफरेंट यूज़ हो रही हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अभी शॉर्ट टर्म में तो इतना शायद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिकेपेसिट कर देता है बंदे को, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। यहाँ मुंह के कैंसर हो रहे हैं, छाती के कैंसर हो रहे हैं, दूसरे कैंसर हो रहे हैं। इसमें काफ़ी ऐसे मटेरियल जो लोकली जो मैन्युफैक्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो कि ना अपना इलाज करा सकते हैं, ना अपना सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं, उनकी जो मेजॉरिटी यूज़ करी है वो यूज़ करी है वो बड़ा एक ख़तरनाक ये गुटखा यूज़ करता है। अच्छा दानिश साहब, कितनी संजीदगी है पुलिस के इस सारे बैन के अंदर? ज़ाहिर कोर्ट का एक कानून के तहत एक बैन है, पूरा तफसीली फैसला है, तो पुलिस कितनी संजीदा है इस हवाले से? केसेस दर्ज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? अगर दर्ज हो रहे हैं तो उसमें सज़ा कितनी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हो रही है? देखें, पहले तो जब फैक्ट्रियाँ बंद की जा रही हैं। जी मैं बताऊँ, इस कंपेन का जो पहले जो मध्यम होने का, यानी कि आप समझे कि इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी, वो कानूनी सकम की वजह से नहीं हो रही थी। पकड़े जाते थे, 400-500 के जुर्माने का मतलब जुर्माना हो जाता था, लोग चले जाते थे, पुलिस भी इसको सीरियस नहीं लेती। अब जब से ये 337J का एक ट्रायल है ना, उसमें आप समझें कि जब अब गिरफ्तारी होगी तो FIR पक्की होगी, फिर केस बनेगा, केस प्रॉपर्टी होगी, ट्रायल होगा, उस पर हम इफेक्टिवली हम चेक कर सकते हैं कि आज हमारे 1 महीने में अगर 40 हमारे केस दर्ज हुए हैं गुटखे में, तो उसमें क्या क्या सज़ाएँ हुई हैं। पहले तो ये था कि रैंडमली वो छोड़ देते, हम भी इतना चीज़ों को देखें कि जब तक हम उस वक्त पुलिस सीरियसली काम करते, जब वो कानूनी एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाए। अब ये लीगल फ्रेमवर्क में आ गया तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारी है, जितनी फैक्ट्रीज चल रही थी उन पे सब पे छापे पड़ रहे हैं, जो कि पूरी हमारी जो इस वक्त की जो हमारी लीडरशिप है, पुलिस लीडरशिप, वो टोटली फोकस है कि इसको हर सूरत में बंद कराना है। सिर्फ कराची नहीं, आप समझिए कि हैदराबाद डिवीज़न हो गया, उसमें भी बहुत बड़ी ये लत है। स्पेशली आप समझिए कि जहाँ पर पहले पान चलता था, ये पान की जो फसल है वो भी ख़त्म होती जा रही है, तो और वो पत्ता भी महंगा है, पान जी तो वो महंगा पड़ता है। तो अब लोगों ने रिट्रीट कर दिया था इस पे, क्योंकि ये सस्ता है। तो लेकिन अभी वहाँ पर फिर वहाँ पर भी ये जो इलाके हैं इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरे चलिए दरजी साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तालीमी इदारों के अंदर, ख़ास तौर पे पोश इलाकों के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे क्रिस्टल और इस तरह के दूसरे नशे आए हैं। आइस के नाम से नशा आया है, इसकी वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जो नारकोटिक्स के वज़ीर हैं वो भी बात कर चुके हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से इसकी खबरें आती हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, फर्स्ट ईयर इंटर की बच्चियाँ, वो इसके अंदर मुलव्वस हैं। उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पे, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में, पोश एरिया के तालीमी इदारों में। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो भी पोश एरिया की ही इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक है। SSP साउथ कराची का वो ज़िला है कि जहाँ पे डिफेंस क्लिफ्टन और उसके इर्द गिर्द का पोश इलाका भी सारा इसी ज़मरे के अंदर आता है। यहाँ के तालीमी इदारे भी SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो साहब के अंडर ही आते हैं कि वो अगर कोई केस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उन्हीं से पूछते हैं कि तालीमी इदारों में हो क्या रहा है। धारेजो साहब, आइस और क्रिस्टल का इस्तेमाल कोई नई चीज़ नहीं है, कराची के लिए कम अज़ कम नई चीज़ नहीं है, 2-2.5 साल से पिछले ये मुतारिफ हो चुकी है। तो आपके पास क्या इत्तला है कि कराची के तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पे पोश एरियाज़ के अंदर कहा जाता है कि डांस पार्टीज़ के अंदर DJs जो होते हैं वो मुतारिफ कराते हैं, लोगों को लगता यह है कि ये पीने के बाद हमारे अंदर एक ताकत आ गई है। ये सारी चीज़ों की आप किस हद तक तस्दीक करते हैं? और उस एरिया के अंदर जहाँ पर हम बैठे हुए भी हैं, आपका ऑफिस भी पोश एरिया के अंदर है, ये सारा पोश एरिया जो है सुना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, बैंकों के मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खबर है? देखिए, जहाँ तक ये बात आपकी है, असेसमेंट आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त समझिए कि हम एक जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो आपने मंशियात जो इसके जो है वो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, इसके खिलाफ एक समझिए कि वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। इसमें अभी जो उनका जो लेटेस्ट जो समझिए कि पहले तो वो जो बड़ी एज के लोग होते थे, यंग या उससे बड़े, वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो एक समझे कि एक उस वक्त में। तो अब इन्होंने जो टारगेट किया हुआ है, जो बेचने वाले हैं, जो स्मगलर्स हैं या उनके रैकेट्स हैं, उन्होंने समझे कि कॉलेज इसको किया हुआ है। बाकायदा आपके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि टारगेट किया गया है प्रॉपर? देखिए, अगर वहाँ पर बेची जा रही है कहीं कहीं पे, तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से भी देखें, ये एज जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ऐसा है कि वहाँ पर पहले तो देखें कि पहले जब आप लोग कॉलेजेस में रहे, उस वक्त मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं होता था, कोई ऐप्स नहीं होती थी। अब बाकायदा जब कुछ रैकेट्स हमने ब्रेक किए, उसमें ये सारी चीज़ें ऑन इस पे अवेलेबल है, ऐप्स पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या किसी और चैनल के थ्रू। दूसरी ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा जिसमें इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पुलिस के भी उस पर नेटवर्क में आसानी से ट्रेस नहीं होती है, मुश्किल होती है। तो उसमें यंग लड़कियां भी होती हैं, तो वो अच्छा, फिर एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये किसी लड़की को वो जो है वो आदि कर देते हैं, फिर वो उसको क्लाइंट्स ढूंढने के लिए वो किया जाता है, वो अपनी दोस्तें ये इस तरीके से एक ग्रुप्स में आती हैं, ग्रुप्स को एक आप समझे कि उसको अपनी तरफ लूर करके फिर वो करवाती हैं। तो ये समझे कि ये बड़ा एक चैलेंज सामने आ रहा है लॉ इन्फोर्समेंट में। इसमें सारी एजेंसीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको, और ये अगर हमने इसमें इसका सत्यापात नहीं किया तो ये बड़ा एग्रावेट होता जाएगा आहिस्ता से टाइम के साथ, उसमें और बड़ी तबाही का सामान है इसमें। अच्छा धारेजो साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आपके पास ऐसे ही इत्तलात आई होंगी, लोग पकड़े भी गए होंगे जो आइस फ़रोख्त करते हैं, लेकिन जो इसके ख़रीदार हैं उनको कभी इस चीज़ की असेसमेंट किया पुलिस ने कि आखिर सबब क्या था कि एक अच्छे घर का, खाते पीते घर का, जिसके मसाइल भी एक गरीब आदमी के मुकाबले में कम थे, वो एक नशे की तरफ चला गया? देखिए, इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, वो 2 नशे बने हुए हैं। एक जो है वो आइस, क्रिस्टल आइस या मैथ, दूसरा जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है कोकेन। चलें, कोकेन हमारे इसी सब कॉन्टिनेंट की प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो कोकेन जो है वो आप समझे कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर पैदा होती है, जिसमें ब्राज़ील, दूसरे मुल्क, पेरू या दूसरे जो उस एरिया के जो मुल्क हैं, यानी कि हमारे इलाके ओरिजिन नहीं, हमारे ओरिजिन से नहीं। अच्छा, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जो है वो समझे कि हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा सेंटर है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान में एक कस्बा है ब्रामचा। अच्छा। वो इस वक्त सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है। दूसरा जो सेंटर है वो आप समझे कि वड के करीब है, जिसको अभी रिसेंटली रेड किया गया है वहाँ पर, वड बलूचिस्तान। ठीक है। उसमें है। देखिए, उसमें जो क्वांटिटी की बात है कि अगर हम 100 ग्राम जो चरस पकड़ते हैं, उसमें भी उसकी एक वैल्यू है, लेकिन जो लिथेलिटी है, जो 100 ग्राम
आइस की वो ज़्यादा खतरनाक है कंपैरिजन में, तो दोनों को सजा एक मिल रही है इस वक्त। होना तो ये चाहिए कि लिथैलिटी के हिसाब से लॉ बने, एक नया लॉ बने और उस लिथैलिटी के हिसाब से सजाएं मिलती है। यानी कि फिर अब ये होता है कि अगर, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती नहीं है, किलोज़ के हिसाब से होती है, जिस तरह से किलोज़ के हिसाब से मिलती है, 6000 में उसका किलो मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है, ये वो ज़्यादा क्वांटिटी के, लेकिन इसका ये लीथल बहुत है। तो उसमें जो है ना लिथैलिटी के हिसाब से हमें कानून बनाना चाहिए और हमारी जो ऑनरेबल असेंबलीज हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस हिसाब से ये कानून बनाएं, इसको सीरियसली लें इस थ्रेट को, और इस पर बहुत सारे कानून बना रही है असेंबलियाँ यकीनन, लेकिन ये एक बड़ी थ्रेट आ रही है जिसमें कि सबके बच्चे जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो उस पर सीरियसली वर्क करके इसको लिथैलिटी के हिसाब से ये करें और सज़ाएँ दिलवाएँ, इसमें ज़्यादा सख्त सज़ाएँ आएँ, ताकि जो है वो, हम तो उस पर काम कर रहे हैं, ANF भी काम कर रही है, लेकिन और दूसरा ये कि जो सेंटर्स हैं जो बनाने वाले, देखें वो जब तक हम तबाह नहीं करेंगे वो तब तक जो है वो इधर मीनिंगफुल नहीं होगा कि हम इधर पकड़ते रहें, 2 किलो पकड़ें, 4 किलो पकड़ें। डिसाइसिव एक्शन हो इनके खिलाफ और जहाँ पर भी बैठे हों वो हो। अच्छा, सप्लाई चेन जो है दारोजा साहब, इसकी जो है वो जो रिवायती पहले जो लोग हेरोइन करते थे सप्लायर, चर्च सप्लाई करते थे, क्या वही लोग हैं इसके पीछे, वही इलाके हैं, या ये कोई नया एक पूरा इसका सप्लाई चेन बन गई है, या नए इसके लिए लोग आ गए हैं? देखिए नेटवर्क तो हमने काफ़ी ब्रेक किए हैं, लेकिन देखें प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे साथ साथ हमारे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है। तो वो इस चीज़ को देखें कि उनके बच्चे में क्या बिहेवियर चेंज आ रही है, क्या वो नशा कर रहा है, क्या है। तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को इस वक्त देखें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत कम है कराची में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं, हॉस्पिटल्स में बनवाएं, ये उनको पाबंद करें कि वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर बने और उस पर बाकायदा जो जो बच्चे हैं इस चीज़ में देखे जा रहे हैं वो उनको अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि सप्लाई चेन इसकी क्या होती है? ये जो ड्रग है अफगानिस्तान से आ गई, बलूचिस्तान से कराची आई, कराची के अंदर विद इन सिटी सप्लाई चेन इसकी क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें आई हैं कि ये कौन लोग सप्लाई करते हैं, किस तरह से सप्लाई होती है? देखिए मेन तो सप्लाई हमारा जो आ रही है सारे इसकी वो अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान से कराची के अंदर और शहरी इलाकों में सप्लाई चेन, शहरी इलाके में आप समझिए सुराब गोट हो गया, जो कन्वेंशनल सप्लाई फरोश थे वही इलाके हैं एग्जैक्टली वही है। देखें वहाँ मतलब उन्होंने हेरोइन बेचने के बजाय ये भी बेचना शुरू कर दिया। अभी ये जो है समझिए कि हब बलूचिस्तान, लियारी, उसके अलावा सुराब गोट या आप समझे कि जो विसिटी इसमें एरिया है वो सारे इस वक्त भी वो इन चीज़ों के सेंटर्स बने हुए हैं। तो उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, काम हो भी रहा है, हमारा हो रहा है इसको, लेकिन इसको एज ए नेशनल चैलेंज लेकर चलना चाहिए, रादर एक छोटा क्राइम देके, क्योंकि ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है और जिस हिसाब से ये चीज़ें हो, नई चीज़ें इसमें आ रही हैं, इसमें चैलेंज इसको चैलेंज इज़ अ थ्रेट, नेशनल थ्रेट के तौर पर चले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे SSP साउथ तारिक धारेजो साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि किस तरीके से जो पूरा नेटवर्क है मंशियात की सप्लाई का, चाहे उसमें गुटखा मावा हो, उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, उसके हवाले से तो धारेजो साहब ने बताया कि उसके ऊपर सज़ा भी होती है, और साथ साथ जो ये जदीद नशे हैं जो कराची के पोश इलाकों में ख़ास तौर पर हो रहे हैं, उसके सदेबाब के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो कितना बड़ा ऑफेंस है। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि इंसान आखिर इस नशे की तरफ राग़िब क्यों होता है और इस नशे के ऊपर राग़िब होने के बाद इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं और किस तरीके से इसकी रिहेबिलिटेशन यानी कि बहाली का अमल हो सकता है। आप ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब। उनसे मालूम करते हैं कि जो नशे के हामिल अफराद होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन में कितना टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि दो मौज़ूआत के ऊपर डॉक्टर साहब से हमने आज बात करनी है। एक ये कि मावा, गुटखा, पान पराग, मेनपुरी, ये जिस तरह के जो ओरल किस्म के जो नशे हैं, ये वाकई नशे हैं, इनके क्या असरात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक ड्राइव चल रही है सिंध पुलिस की गुटके के खिलाफ, मावा के खिलाफ, और ये जो मेनपुरी हो गई, जो इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, जो छालिया कह लें, जो कोटेड छालिया है, तो ये बुनियादी तौर पर साइकेट्री का केस है, ये नशा है बुनियादी तौर पर, या ये सिर्फ एक आदत है इंसान की? नहीं, दरअसल अगर हम देखें कि वो तमाम चीज़ें जो कि आम नगर से हटकर हैं, और ICD-10 जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ने इसको एक डिज़ीज़ करार दिया गया है, जिसमें कहते हैं मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस।
अब उस सब्सटेंस के 9 कैटेगरीज हैं। उस 9 कैटेगरीज में लोगों को पता नहीं, जब हम किसी से पूछते हैं कि आप नशा करते हैं, कहते हैं नहीं। उससे हम कहते हैं गुटखा खाते हैं, हाँ गुटखा खाता हूँ। आप सिगरेट पीते हैं, हाँ सिगरेट पीता हूँ। तो F17 जो कोड है, F मीन्स मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, 1 मीन्स सब्सटेंस और 7 का मतलब है टोबैको रिलेटेड। तो तमाम तर जो तंबाकू जिसमें इस्तेमाल होता है वो उस नशे के ज़िम्मे में आता है और उसके नुकसानात शदीद हैं। अगर दुनिया में अगर हम सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाएं तो बहुत सारा हमारा जो पैसा है, जो हेल्थ का है, वो बच जाएगा। क्योंकि जिस भी बीमारी में देखें, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो दूसरी बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ हों, उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तंबाकू के इस्तेमाल से बनता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये खुशैन बात है कि अभी इस पर जो है कानून साजी हो रही है कि ये गुटखे के मुतालिक ज़रा मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें इसके दर अजीब व गरीब चीज़ें मिलाते हैं जो सब स्टैंडर्ड होती हैं। अच्छा, एक तो ये है कि चलो तंबाकू का वो है, लेकिन क्वालिटी पे इतना कंप्रोमाइज़ किया जाता है, बस उनको मकसद होता है कि किसी तरह चीज़ें बेचें। अच्छा, उसका न सिर्फ लोकल नुकसान होता है, यानी सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस हो जाती है, हमारे मुंह में लचक है, हमारे मास्टिकेशन में मसल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि गुटखे वाले का मुंह नहीं खुलता। अच्छा। हमने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं कि शुरू में सॉलिड यानी खाना नहीं खा सकते, फिर पानी नहीं पी सकते, फिर एक वक्त आता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी भी निकलना मुश्किल, यानी कि स्टेजेस आना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, और मुंह के अंदर जो लचक है वो लचक ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह कैंसर हो सकते हैं और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, नफसियाती बीमारियां होती हैं। इसकी देखिए मैं मिसाल ये है कि अगर एक तंबाकू वाला बंदा जिस दिन सिगरेट ना पिए और फिर उस दिन उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है और फ़ौरन दूसरा डोज लेना पड़ता है, तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे रवैये को और जिसमें टॉलरेंस आ जाए और ना लेने से विथड्रॉल इफ़ेक्ट हों, वो नशे के ज़िम्मे में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और होती है ख़ास तौर पर ये जो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, गुटखा, मावा, मेनपुरी, पान पराग, जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, ये खाने वाले अफराद से अगर आप बात करें, मिसाल के तौर पर हमारे जो कैमरामैन हजरात हैं, अगर मीडिया की बात करें, कैमरामैन हजरात हैं ख़ास तौर पर, फिर जो एडिटर हजरात हैं जिन्होंने मुस्तकिल काम करना है, जिनका बहुत ज़्यादा बॉडी वर्क भी है और मेंटल वर्क भी है, वो ये कहते हैं कि इसको खाए बगैर हमारा दिमाग नहीं चलता। तो ये किस तरीके से रिलेट करता है? यही चीज़ें हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसमें एंडोर्फिन और इनकेफ्लिन ये सब काम करते हैं। जब हम बाहर से चीज़ बेचते हैं आर्टिफिशियली तो अपना सिस्टम दब जाता है। जिस तरह से अगर मॉर्फिन है या हीरोइन है या दूसरी सब चीज़ें, या तंबाकू है, इसके रिसेप्टर्स हैं। अब बाहर से चीज़ें भेजेंगे तो अपना सिस्टम दब जाता है और फिर उसके बाद काम नहीं होता, तो लिहाजा वो उन्हीं सिस्टम को ख़राब करता है। आम तौर पर एक सही आदमी को, सेहतमंद आदमी को जुस्तजू भी होनी चाहिए, उसके अंदर बलबला भी होना चाहिए, काम करने से मुनासिब और ऑटोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी अंदरूनी तौर पर होनी चाहिए, बाहर से उसमें चीज़ें डाल के वक्ती तौर पर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसको नशे के ज़िम्मे में लाते हैं कि जब ये नहीं मिलती तो नॉर्मल फंक्शन ख़राब हो जाता है, यानी फिजियोलॉजी ख़राब हो जाती है, यानी उसको नींद नहीं आती तो उसको पखाने करने में मसला है, तो उसको काम करने में, राइटिंग में, फलां में, लिहाजा वो दोबारा से उस कंसंट्रेशन या उस जज्बे को उभारने के लिए फिर डालता है, उस तरह से आदत बन जाती है। और यही वजह है उसके बगैर वो फिर कोई काम नहीं कर पाता, नाकारा हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि हम अगर बाहर से चीज़ें हमारे लिए मिलती रहेंगी तो हम अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, और जब बाहर से नहीं आएंगी तो हम अपनी चीज़ें बनाएंगे। मिसाल के तौर पर जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, अगर बाहर से ही चीज़ आएंगी तो अपना सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हमारे निज़ाम है, जिस्म के अंदर एक निज़ाम है जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो एडजस्ट होना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर से चीज़ें डाल के उसको स्टिमुलेट किया जाए। जब आप उसको पीछे से पुश करते हैं तो चले, तो इसका मतलब आपने अपने ऑटो सिस्टम ख़राब करके उसको जो है वो बाईपास किया। वैसे डॉक्टर साहब, इसके इंसान के जिस्म पे क्या असरात होते हैं? एक तो असरात है मेंटली, कि आपके जिस्म जो है वो आपका दिमाग कौशन ही नहीं देता किसी काम को करने के लिए जब तक कि आप नशा नहीं लेते, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो फिर कॉफ़ी का हो, हर चीज़ के अलग अलग वो हैं। मुंह का कैंसर भी कोई होता है गुटखे से? देखिए, सारे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे के असरात ना हो। मसलन हाथ कँपाने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस में प्रॉब्लम होता है, इस तरह से नाक के अंदर जो है साइनोसाइटिस हो जाता है, गला ख़राब हो सकता है, सेक्स ख़राब हो सकता है। लोग वो सोचते हैं कि शायद इससे ये ठीक होगा, बल्कि उसका उल्टा असर है। इस तरह से पेट का निज़ाम हमारा जो है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो खाना पुश करते हैं, उसमें ख़राबी आती है। जो रोज़ाना डिफिकेशन जो हम करते हैं, यानी हाजत पेश आती है, उसमें ख़राबी आती है। कंसंट्रेशन में ख़राबी आती है।
यादाश्त में ख़राबी आती है, नींद में ख़राबी आती है, भूख में ख़राबी आती है। यानी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे इसके असरात ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, रिहेबिलिटेशन कैसे होगी इस कैटेगोरिकली इस नशे के ऊपर? हम आइस और मंशियात जो दीगर डिफाइन मंशियात हैं उसके ऊपर तो हम आते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन इस हिस्से में थोड़ा सा जो खास तौर पे गुटखे के और ये पान पराग और ये जो सारे ओरल जो नशे जिसके ऊपर बैन अभी पुलिस ने बड़ी सख्ती की हुई है, इस नशे के इंसान जो है वो रिहेबिलिटेट कैसे होंगे? क्या वो सिर्फ नशा छोड़ने से रिहेबिलिटेट हो जाएंगे या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है? देखिए, बाकायदा इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में हमने इस पर रिसर्च की और छपी है इंटरनेशनल उसमें फोरम में कि उन्होंने इसको रखा था स्मोकिंग सजेशन क्लिनिक बनाए। हमने उनको कहा कि नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान में स्मोकिंग तो 35% है, बाकी जो 65% है वो तो गुटखे की शक्ल में, पान की शक्ल में, नस्वार की शक्ल में है। लिहाजा हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सजेस्ट किया कि टोबैको स्मोकिंग से हटाकर स्मोकिंग सजेशन से लफ्ज़ हटा के टोबैको सजेशन क्लिनिक रखें, ताकि जिस तरह से भी टोबैको जा रहा है, चाहे पान की सूरत में जा रहा है या ये गुटखे और ये सब के अंदर इसको रोका जाए। तो उन्होंने तो क्लिनिक बना दी और बहुत सारे जो इदारे हैं उसमें ये होते हैं कि अच्छा, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक आगही नाम की खातून हम हर साल बुलाते थे। वो ये कहती थी कि अगर एक डॉक्टर सिर्फ इतना ही करे, यानी हम मोटिवेट कैसे करें लोगों को। उसने कहा कि अगर एक मरीज़ खांसता हुआ आ रहा है या कमज़ोर नज़र आ रहा है, डॉक्टर सिर्फ इतना ही पूछे कहीं सिगरेट तंबाकू तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बोलता है ये काफ़ी। तो नफ्सियाती तौर पे उस पर अटैक होगा। अच्छा, ये जो मैं खांस रहा हूँ या ये कमज़ोर हूँ या ये मेरी ठीक नहीं है, तो इसका रिलेशनशिप तंबाकू के इस्तेमाल से है। तो ये बहुत बड़ी अहम किस्म की रोकथाम हो जाएगी और मोटिवेशन होगी, रोकथाम होगी। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि तंबाकू का नशा छोड़ने के लिए एक तो ख़ुद भी लोग सहारा लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीका है कि उससे पूछें ज़रूर कि तंबाकू आमादा करें उसको, फिर एक टाइम सेट करें और फिर उसको बताया जाए कि ये देखें ये तंबाकू का नुकसान ये है और इसके नफ्स, यानी ये देखा गया है कि अगर तंबाकू छोड़ दे बंदा तो उसके सांस की जो फेफड़ों में बाकायदा अच्छी तब्दीली आने लगती है, ज़िंदगी बचने के अलामात आ जाते हैं। तो यानी कि रिहेबिलिटेशन में उसकी हेल्थ भी बेहतर होती है। आप यानी सबसे ज़्यादा वज़न कम करता है तंबाकू। और यूरोप में ख़वातीन सिगरेट बाज़ों का इसलिए पीती हैं तंबाकू का इस्तेमाल कि उनका वज़न कम हो, क्योंकि सोसाइटी ने, मीडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि स्लिम होना चाहिए। हालांकि हमारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, इतना स्लिम भी नहीं होने चाहिए कि लोग एनोरेक्सा नेरोजा पे चले जाएं, दरमियाना जिस्म होना चाहिए। और लकीली खुशकिस्मती से जो तंबाकू के छोड़ने के लिए जो दवाई दी जाती है वो वज़न कम करती है, तो इस वजह से फ़ायदा है। वरना ये होता था कि यूरोपियन लड़कियों को आमादा करना कि आप सिगरेट छोड़ें बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नफ्सियात के हवाले से इंसान की बात हो रही है और ख़ास तौर पे इंसान की नफ्सियात को जो सारी चीज़ें डैमेज करती हैं उसके हवाले से बात हो रही है कि बॉडी किस तरीके से डैमेज होती है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो तालीमी इदारों के अंदर, नौजवानों के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आइस और इस तरह के दीगर नशे जो जदीद नशे कहला रहे हैं वो जो आए हैं वो इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब करें। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद मौजूद है डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब के साथ। बात हो रही है नशे और नशे से किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है। ख़ास तौर पर एक वबा फैली है तालीमी इदारों के अंदर, कुछ महंगे किस्म का आइस और इस तरीके का दीगर किस्म का कुछ नशा हो रहा है, उसके हवाले से डॉक्टर साहब से बात करें। ब्रेक से पहले हमने बात की गुटखा, मावा और ख़ास तौर पर कराची के नौजवानों को जिस चीज़ ने ख़राब कर रखा है, ये मेन पूरी और पान पराग, उससे जो है वो बचाव किस तरीके से और वो इंसान की जिस्म पर क्या असरात लाते हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत वबा फैली है पिछले 2-4 साल से, एक महंगी किस्म की एक पुड़िया आती है जिसमें आइस क्रिस्टल नाम का एक नशा होता है। ये बुनियादी तौर पर है क्या और इसके इस्तेमाल की बुनियादी तौर पर सबब क्या है? कहा यह जाता है कि जापान के जो फ़ौजी थे 1900 की दिहाई के अंदर, 1919 की दिहाई के अंदर वो उनको दी गई थी ताकि उनके अंदर ताकत आए और वो अपने आप को चुस्त फील करें। तो पाकिस्तान में इसकी क्या आपके पास रीज़न्स आ रही हैं और इसकी वजह क्या है? दरअसल आपने वजह फरमाया कि बुनियादी तौर पर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन पहले हम डायल वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे, अब एंड्रॉयड हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का नशा है, इसमें मेटएम्फेटामीन होता है। अब मेटएम्फेटामीन क्या करता है कि दिमाग को स्टिमुलेट करता है। आजकल के जदीद दौर को देखा जाए तो हर शख्स चाहता है कि मैं तेज़ रहूं, और वो आर्टिफिशियल तौर पर, वो नहीं चाहते कि कुदरती तौर पर रहे। यानी कि इंजन की रफ्तार 100 किलोमीटर है, वो चाहता है मैं 150। हाँ, तो ख़ास तौर पर नौजवान इसके शिकार हैं और वो बदकिस्मती से अब
हमारे यहाँ कंपटीशन है कि हाई मार्क्स लाने चाहिए, वो होना चाहिए, आगे होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। माँ बाप की भी ख्वाहिश है, टीचर की भी ख्वाहिश है, मुआशरे की भी ख्वाहिश है। ये नहीं होना चाहिए। हमें सब्र, तहम्मुल ये इनमें डालना चाहिए। और ये देखा गया है कि अब सिंगापुर में उन्होंने कहा कि हाई मार्क्स शुड नॉट बी क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। अब कहते हैं कि बच्चों को और स्टूडेंट्स को खुश रहना सीखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऐसी कंपटीशन ना हो जिसमें दूसरे को नीचा दिखाए। ये एक क्वालिटी है। अब इसकी खातिर हुआ ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा टॉप रहे, फ्रंट पे रहे, तेज़ रहे, और हम भी चाहते हैं। प्रेशर भी होता है फैमिली का, डोमेस्टिक और ये नहीं देखते कि उसके अंदर अखलाकियात क्या हैं, वो कितना इंसानियत। हमें तालिब डिग्री और तालिब नंबर बना रहे हैं, तालिब अखलाकियात नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवानों ने इसका सहारा लिया कि मुझे नींद ना आए, मैं चुस्त रहूँ, उससे जो है पिकअप अच्छा हो। ये वक्ती तौर पर तो ठीक होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया वो अपना अंदरूनी कुदरती निज़ाम को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से जब ये ना हो तो कारकर्दगी बिल्कुल माइनस पे चली जाती है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम का ऑटोमेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। ये थर्मोस्टेट अंदर जो हमारा बफर सिस्टम है उसको ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से जब ये ना हो तो ये इतना माइनस में चला जाता है, बिल्कुल अपने आप को वो डिग्रेड किस्म का फील करता है। तो जिसकी वजह से अब ये लोग क्या करते हैं कि अल्लाह ताला की नींद एक कुदरत बेहतरीन नेमत है जिसको हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अब स्टडी की खातर वो ना आने से जिस्म में, दिमाग में ऐसी बेतरतीब तब्दीलियाँ आती हैं जो डैमेजिंग हैं। बिल्कुल ठीक। वो उस चीज़ को नहीं महसूस करते, वक्ती फ़ायदा लेने की खातर ये नशे का इस्तेमाल होता है, जो स्टिमुलेट कर देती है, नींद भगा देती है, एनर्जेटिक कर देती है थोड़ी देर के लिए। हाँ, लेकिन उसका जब रिवर्स होता है, इसका जब असर ख़त्म होने लगता है, जिस्म से वाश आउट होने लगती है, तो फिर न सिर्फ ज़ीरो पे बल्कि माइनस में चला जाता है। तो लिहाजा ये बहुत गलत है, बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है। और हम देखते हैं कि सोसाइटी का बिल्कुल एक नाकारा है, उसकी कारकर्दगी नहीं होगी, उसके लिए हर चीज़ ऐसा होता है जैसे कि कोई काफ पे जा रहा हो। तो लिहाजा हमें चाहिए कि कुदरती चीज़ों का सहारा लेके उसमें उसको एनर्जी को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, वक्त पे सोएं, बैलेंस डाइट खाएं, और इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं, वैसे ही एनर्जी आएगी आपके अंदर। लेकिन हाँ, अगर हम इन चीज़ों का सहारा लें तो हमारे जिस्म का निज़ाम दरम-बरम हो जाता है और कुदरती चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इससे पहले राइज नशे थे, हीरोइन का नशा कह लें आप, अफीम का कह लें, चर्स का कह लें, जो पहले राइज नशे हैं, शराब का, उसमें अल्कोहल का सहारा अगर लेते थे लोग, तो ये उससे किस तरह से मुख्तलिफ है? ज़्यादा ख़तरनाक है ये? इसकी रिहेबिलिटेशन भी ज़्यादा मुश्किल है, या ये भी उन्हीं जैसा नशा है? इसकी लिथलनेस कितनी है? नहीं, ये तो बड़ी ख़तरनाक है। एक तो ये तो एनर्जेटिक करता है, लेकिन इसमें से एक पैरानोया डेवलप करता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ें होती हैं, दिल में स्टिमुलेट कर देता है। और हीरोइन वाले क्या करते थे, वो सुलाते थे, ढीला कर देते आप। ये चुस्त करता है, लेकिन फिर जब ये नहीं होता तो फिर माइनस कर देता है। और वो बिल्कुल सुस्ती की तरफ, यानी वो ठहराव लाते थे, ये तेज़ी लाते हैं, दोनों में फ़र्क है। लेकिन इस हर चीज़ के अपने अपने नुकसानात हैं, और चाहे वो तेज़ी वाला ड्राइविंग हो वो भी ठीक नहीं है, स्लो वाला भी ठीक नहीं है, दोनों के इम्कानात हैं। तो मियाना रवि जो इस्लाम में है, हर चीज़ उस पर आनी चाहिए और वो कुदरती सहारा उसका लेना चाहिए। माँ बाप के ज़हन में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि वो ऑब्जर्व करें अगर अपने बच्चे को, तो किस तरीके से ऑब्जर्व करें? इसमें बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हम ये कहते हैं कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक वक्त का खाना भी साथ खाएं तो बहुत सारे इम्कानात है कि नशे से उसके बच्चे दूर रहेंगे। क्यों? कि जब वो खाने पे आएगा तो टाइम की पाबंदी होगी, दूसरा वो आंखें नहीं चुराएगा, तीसरा अगर वो नशे कर रहा हो तो निशान पड़ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर सिगरेट के अप्लाई, और उसकी कोई भी चेंज नज़र आएगा माँ बाप को। तो वो जब रोज़ाना इंस्पेक्शन हुआ करेगा तो उससे फिर इंसान देखता है कि यार मैं फिट रहूँ। तो बहुत ये रिसर्च से साबित हुई है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें और कम से कम एक वक्त का खाना साथ खाएं तो बहुत इम्कान है कि बच्चों से मंशियात से बचेंगे। दूसरा ये है कि रिहेबिलिटेशन। डॉक्टर साहब, अगर किसी माँ बाप को पता लग जाए कि उसका बच्चा किसी गलत काम में है, तो हाथ पांव फूलने के बजाय, उसकी मारपीट करने के बजाय क्या करना चाहिए? किस तरह डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? और ये तो बहुत ही ज़रूरी है, हमें उस वक्त अपने जज्बात पे काबू पाते हुए बच्चे को अपनी तरफ खींचना है। होता ये है कि उसको धुतकारते हैं, माँ भी गालियाँ, बाप सब दोस्त उसको, तुमने क्या कर दिया, ये किस तरीके से? वजह ये कि जिस तरह से एक शुगर के मरीज, बेंजामिन रश ने 1810 में जब ये कहा था कि मंशियात एक बीमारी है और मंशियात में मुब्तला लोगों से हमदर्दी जताओ, तो सब कह रहे थे ये क्या पागलपन की बात है, ये तो लातों के भूत हैं।
फिर 1810 से अब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के लोगों पे उसकी तस्वीर है कि इतना बड़ा आपका शख्सियत इतनी बड़ी बात है। हाँ इस बात की थी। तो इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि शुगर ब्लड प्रेशर की तरह ये भी मर्ज़ है। शुगर वाले मरीज़ को अगर हम कहते हैं कि मीठा नहीं खाना, लेकिन अगर वो खा के आ जाए और ब्लड शुगर बड़ा हो या कीटोएसिडोसिस में बेहोश, तो उसको तो नहीं दुत्कारते, उसको फिर ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। ये बात हमें माँ बाप को और लोगों को बतानी चाहिए कि शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। बीच में अगर पी भी लिया तब भी इसको दुत्कारना नहीं, अपनी तरफ खींचना है कि उस सब कल्चर से इसको डिटैच किया जाए। सब कल्चर का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मनशियात के जो लोग हैं ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करके अपना कल्चर बना देते हैं, और ये जिसको पूरा अपना एक कम्यून बनाते हैं, पूरी कम्युनिटी होती है। पैसे नहीं भी हों उसको उसमें इंडक्ट करते हैं और बड़ा स्ट्रांग होता है। उससे डिटैच करके आपने अपनी तरफ लाना है, जब वो खाना साथ खाएँ, अच्छाइयाँ हों। तो मैं इस बार इसी सिलसिले में मैंने एंटी नारकोटिक फोर्स दूसरे लोगों को भी ये बात कही थी काफ़ी साल पहले कि हमें डिमांड रिडक्शन पे वो पैसे लगाने चाहिए। मसलन हमारा लियारी के एरिया में अगर फुटबॉल के मैच हों, क्रिकेट के हों, डांसिंग के हों, म्यूज़िक के हों और साइकिलिंग के हों, तो जब लोगों का एंटरटेनमेंट मिलेगा, अच्छा वक्त गुजर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है कचरे में जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैच अगर लगा है या अखबार पढ़ रहा है, बंदा चाय मंगवा ली, सिगरेट जला लिया, सिगरेट जल गया और वो मैच में या अखबार में लगा हुआ है। तो वी हैव टू क्रिएट हेल्दी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन आवर यंगस्टर सो दैट दे डोंट हैव टाइम फॉर फजूल एक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, आजकल के बच्चे, नशे की बात तो एक बिल्कुल अपनी जगह हो गई, लेकिन माँ बाप के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीन एडिक्शन भी हो गई है बच्चों को। बिल्कुल कहा। उससे कैसे बचे? क्योंकि बच्चा तो कहता है कि अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है, 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, वो कहते हैं वॉशरूम भी हम जब ही जाएंगे जब आप हमें आईपैड देंगे या ये जो मोबाइल है आपका ये हमें देंगे। ये एडिक्शन वाकई एडिक्शन है कि इसको जो है वो तिब की दुनिया के अंदर हम कहें कि गलत आदत पड़ गई है, या ये बच्चे की बस जिस तरह से खाने पीने की आदत होती है उस तरह की आदत है? नहीं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। ये कहा जाता है कि 2 आवर्स से अगर ज़्यादा हो जाए स्क्रीन टाइम 24 आवर में तो ये डैमेज करता है। और कई जगहों में, कई मुल्कों में अब इस पर लॉ आ रहा है कि 15 साल से पहले बच्चों को आईपैड और या आईफोन नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, रेडिएशन भी होती है, और उसके साथ साथ उसका टाइम इतना ज़ाया होता है और उसका पैसिवली वज़न बढ़ता है, दिमाग चल रहा होता है, जिसम नहीं चल रहा होता है। और उसके साथ साथ जो फजूल मैसेज, मिसाल के तौर पर बच्चे को अच्छा मैसेज आया, उसकी अहमियत नहीं है, मतलब अवार्ड आपने भेज दिया, उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन आपने गलत मैसेज भेज दिया उसको कि नहीं जी अनबन, तो लड़के लड़कियों की जो अनबन और लड़ाइयाँ और इस पे जो SMS पे जो बेतरतीबी इमोशन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो बहुत डैमेजिंग है, और उसमें अच्छाई का पहलू कम है और नुकसान वाला पहलू ज़्यादा। पूरी शख्सियत तबाह हो सकती है बच्चे की। जाहिर है कि जब उसको सारा दिन उसमें लगा हुआ होगा और प्रैक्टिकल, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं अगर ड्राइविंग सीखूँ उस पर ये स्क्रीन पे, तो क्या मैं जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग चलाऊंगा तो नहीं कर सकूँगा। तो लिहाजा हमें हर चीज़ की ज़्यादती ठीक नहीं है। हम ये कहते हैं कि ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, अगर दीवार में सीमेंट ज़्यादा कर दी तो भी ठीक नहीं है, चाय के अंदर चीनी ज़्यादा डाली वो भी ठीक नहीं है। तो स्क्रीन टाइम भी मुनासिब होना चाहिए। ये भी एक नशे की तरह। हाँ, इसको इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल एडिक्शन है। और उस पर एक बच्ची को मेरे पास अमेरिका से लाए थे इधर, और वो चल नहीं सकती थी। मुझे पता चला कि वो उस कंप्यूटर पे इतनी बैठी रहती थी कि ये नर्व उसके डैमेज हो गए थे। इसी तरह से जो है जो कंधे ख़राब हो जाते हैं, पूरा आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है। ये देखा गया है कि इनको जो है और स्क्रीन सिंड्रोम आ गया। स्क्रीन सिंड्रोम क्या है कि स्क्रीन पे बैठ बैठ के आंखें थकती हैं, फिर सुस्त होती है, वो रेडिएशन होती है। तो ये इसके लिए फार्मूला ये कहा गया है, फार्मूला ऑफ 20, कि हर 20 मिनट बाद अगर आप टीवी पे या बैठे हैं आप टीवी पे या कंप्यूटर पे, हर 20 मिनट बाद 20 फुट के फासले पे 20 सेकंड देखें। अच्छा, दूर, ताकि आंखें आपकी आंखें एडजस्ट हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब से हम बात कर रहे थे कि इंसान की नफ्सियात, नशा और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। प्रोग्राम में आज के लिए इतनी, अगले प्रोग्राम तक ले आती थी। अल्लाह हाफ़िज़।